अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इसके बारे में होता है फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसके ऊपर से एमसीक्यूज़ भी देखने, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या ताल्लुक है, ये कूलम लॉ यूनिट एंड इट्स की वैल्यू क्या है, उसके न्यूमेरिकल क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको करने का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बिजली स्टैटिक, जिधर भी स्टैटिक का लफ्ज़ आ जाता है, जो स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक, ये स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो रेस्ट में, हालत सकून में। जब कोई बल्ब ऑफ होता है ना, बल्ब ऑफ होता है तो उसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब आपने बल्ब को ऑन कर दिए तो उसका मतलब है वो मोशन में, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री के टर्म में उसको क्या कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रोडायनामिक कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक। मिसाल पंखा स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक। पंखा रुक गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बल्ब बंद हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बल्ब ऑन हो गया, लाइट शुरू हो गई, इलेक्ट्रोडायनामिक में आ जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में आ जाते हैं तो जो बिजली होती है, जो बिजली होती है वो किसकी वजह से होती है, वो चार्ज की वजह से होती है। चार्ज की वजह से होती है। वो चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो चार्ज आपके पास प्रोटॉन भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों की वजह से होती है। प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ये दो चार्जेस हैं। तो आपने सबसे ये पहले याद रखना है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पंखा है, ठीक है, ये आपके पास पंखा है और यहाँ पे आपका वो बटन है, ठीक है, बटन है, ये बटन। जैसे ही आप बटन को ऑन करते हो पंखा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बटन को जब ऑन करते हो तो पंखा स्टार्ट हो जाता है। बटन को ऑन करते हैं तो पंखा स्टार्ट हो जाता है। तो इधर की जो बिजली है वो यहाँ पे आके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे आके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एक चीज़ मोशन में आ जाती है। तो उसका मतलब है कि बिजली मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बिजली से पंखा भी ऑन हो सकता है, ठीक है। बिजली जो है ना किसी चीज़ की गरमाइश में भी मुंतकिल हो सकती है, और बिजली जो है ना किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाने में भी इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है बिजली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कूलम ने ये फार्मूला आया। कूलम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपसे पूछा जाएगा, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव की शुआएं जो हैं वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाती हैं, इस तरह नेगेटिव की तरफ। क्यों पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इसलिए जाता है कि इसका हमेशा क्या बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। और ये क्योंकि पॉजिटिव की एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल प्रोटॉन होती है। तो प्रोटॉन का मास जो है, प्रोटॉन का जो वजन है, उसका जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा है। तो जिसका वजन ज़्यादा होता है वो उसकी तरफ मूव करता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास जो प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है, इसका साइज जो है वो कम होता है। इसका वजन आपने याद रखें 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, इसका ये वजन आपने याद रखना है। जबकि इलेक्ट्रॉन का वजन क्या है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। अब मुझे बताएं कौन ज़्यादा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। -27 बड़ा होता है और -27 छोटा होता है। जिसका वजन ज़्यादा होता है उसकी वेव ज़्यादा होती है, उसकी शुआएं जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो जो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर दो जोड़े हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक पेयर ये है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। और एक पेयर हमारे पास ये वाला पेयर है, ठीक है। अब एक दूसरा पेयर जो है ना ये वाला पेयर है। तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों जोड़ों में किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, इसमें या इसमें। ये छोटी तार है, ये बिजली की बड़ी तार है, और ये बिजली की और भी मोटी तार है। इसको लगाने से इंसान को करंट लग सकता है, लेकिन ये छोटी तार है, ये मोबाइल का चार्जर है, इसका मतलब मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये छोटी स्मॉल तार इसकी एग्जाम्पल है, जब ये बड़ी तार है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, वो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो जितना साइज जो है वो कम होगा उतना जो है ना उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के। ये Q1 Q2 का मतलब है ये कि एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो कशिश होती है, फोर्स होती है, वो इनके साइज के ऊपर, इनकी मिकदार के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना साइज ज़्यादा, जितनी मोटी तार उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दो तारों की एग्जांपल दिखाता हूँ।
दो तारे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैंने क्या समझाया कि एक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 के और Q2 के। तो आपने याद रखने कंसेप्ट को क्लियर करना है, साइज का और कुव्वत का आपस में गहरा रिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह साइज कम, मिसाल दो तारे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मोटी तारा को दिखा रहा हूँ और एक पतली तार दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि इस मोटी तार में फोर्स ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी? इसमें फोर्स जो है, इसमें कुव्वत जो है, इसमें कुव्वत जो है कम होगी। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, अब चार्जिंग वाला, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक तार आपके पास ये है, ठीक है, एक तार आपके पास ये है। अब मुझे बताएं ये छोटी तार है, ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये छोटी तार है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं ये वाली तार लेके आऊँ तो अब मुझे बताएं किस तार में फोर्स ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? तो दोनों का फ़र्क समझ आ रही है आपको? तो जितना साइज छोटा होगा फोर्स कम होगी, और जितना साइज बड़ा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। तो बिजली का करंट इसमें आपको महसूस होगा या इसमें महसूस होगा? मुझे बताएं, आपको इसमें महसूस होगा या इसमें महसूस होगा? इसमें महसूस होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। जितना साइज बड़ा होता है उतना फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आपको समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि साइज का तो मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, ठीक है। अब आगे करते हैं, फोर्स का ताल्लुक जो है, अब एक फॉर एग्जाम्पल साइज बराबर है लेकिन उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है। डिस्टेंस आर का स्क्वायर, फासला अगर ज़्यादा तो फोर्स कम, फासला अगर कम तो फोर्स फिर ज़्यादा। जितना बिजली के करीब आप जाओगे उतना बिजली आपको पकड़ेगी, और जितना आप बिजली से दूर जाओगे उतना उसका फोर्स तो कम होती जाएगी। जितना आप कंप्यूटर के वाईफाई के करीब जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स उसको मिलेगा और उतना सिग्नल आपका कैच होगा। और जितना आप वाईफाई से दूर जाओगे, इंटरनेट के राउटर से आप जितना दूर जाओगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम होता जाएगा। इसी वजह से सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, इसी वजह से मोबाइल आप करीब करते हो तो आपको सिग्नल पूरे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इन दोनों में फोर्स हो रही है कि नहीं? इन दोनों में फोर्स हो रही है, लेकिन मैं अगर इन दोनों को दूर कर देता हूँ, मुझे बताएं कि किस में फोर्स ज़्यादा होगी? इसमें फोर्स ज़्यादा, इसमें फोर्स कम। इसमें आप मिसाल की, इसमें फोर्स जो है ज़्यादा क्यों है? आप किसी वाईफाई के करीब आ गए हो तो आपको सिग्नल पूरे मिल गए हैं, लेकिन आप जाके तहखाने में जाके बैठ गए हो, आप वाईफाई से बिल्कुल दूर चले गए हो, आपका फासला ज़्यादा हो गया है। तो आप जब फासला ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इसका मतलब फासला का और फोर्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक को ज़्यादा करो दूसरा भी ज़्यादा होगा, साइज को ज़्यादा करो फोर्स ज़्यादा होगा, साइज को कम करो फोर्स कम होगा। फोर्स फिर उल्टा है फासले के, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इससे फासला जो है ना आर है और इसका इससे फासला आर है, तो आर और आर इससे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब है आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है फासला ज़्यादा तो फोर्स कम। जितना आप बिजली की तार से दूर जाओगे फोर्स कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा है, एक ज़्यादा दूसरा कम। अब मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में कंबाइन करता हूँ, तो इस तरह हो सकता है F = Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास इन इक्वेशन को मैंने जब कंबाइन किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो मैं इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों इक्वेशन मेरे पास इकट्ठी आ गई, F = Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ F = K, K का मतलब कांस्टेंट, इसको कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, कूलम्बिक कांस्टेंट। आपने मेरे वर्ड्स को सुनना है, कूलम्बिक कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है? Q1 है, ये Q2 है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये कूलम लॉ का फार्मूला है। इसमें जो K है इसका आपने क्या निकालना है? इसका आपने यूनिट निकालना है, इसका आपने क्या निकालना है? इसकी आपने वैल्यू याद रखनी है, यूनिट और वैल्यू टेस्ट में आ जाती है। तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वैल्यू ऑफ द K, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ K, इस तरह। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, C और D। तो इसमें से यूनिट लिखे होते हैं, तो आपने उसमें से यूनिट को चूज़ करना होता है। कैसे आप चूज़ करोगे? तो उसको आप चूज़ करने का तरीक़ेकार किस तरह है? उसको आप इस तरह करोगे कि F = कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मिसाल हमें क्या मालूम करना है? ये K मालूम करना है, K। तो ये R किधर जाएगा? K मालूम करना है, इसको अकेला छोड़ना है, R जो है ऊपर चला जाएगा, FR² = क्या बच गया आपके पास? K रह गया, ठीक है,
Q1 रह गया, Q2 रह गया। हमें जिसको मालूम करना है वो ये है, ठीक है। तो मैं इस सारी वैल्यू को नीचे ला सकता हूँ ना, तो इसका मतलब है Q1 और Q2 को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, Q1 और Q2, सही है। तो फोर्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फोर्स के लिए न्यूटन यूज होता है, न्यूटन। रेडियस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मीटर स्क्वायर। कूलम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कूलम कूलम। चार्ज के लिए कूलम कूलम इज इक्वल टू के। इसका मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपके पास इसका जो यूनिट बन गए, वीडियो को बार बार पीछे करके रिपीट करके आप देखते जाए। न्यूटन आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, नीचे कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू के। दिस इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट। लेकिन ये अगर सी को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 इज इक्वल टू के। इंट्री टेस्ट में ये MCQs पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको खोलना भी है, आप हो सकता है कि इसको हटा के कोई और आ जाए। अभी आपके पास के है, के न्यूटन है, न्यूटन। तो न्यूटन तो हमने पढ़ा है कि वो फोर्स के बराबर है। फोर्स हमारे पास MA के बराबर है, M बराबर है किलोग्राम के, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस न्यूटन को हटा दूँ। न्यूटन तो हमारे पास फोर्स है, फोर्स हमारे पास MA है, और MA हमारे पास इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को मैं उठा के इसमें पुट कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg हो जाएगा, kg, ठीक है। kg के बाद क्या लिखा है, मीटर लिखा है। मीटर के नीचे क्या लिखा है, सेकंड स्क्वायर लिखा है, बस। इसका मतलब इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह ये आ गया। आगे आपके पास क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, डॉट कूलम -2 इज इक्वल टू के। तो अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है ये मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब इज मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है ये यूनिट भी आपने याद रखना है। तो इंट्री टेस्ट में जरूरी नहीं कि आपको ये दिया जाए, इसकी जगह ये भी आ सकता है। तो इसका मतलब सेकंड स्क्वायर, देखो सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा सेकंड -2, तो याद रहेगा। इसका मतलब सेकंड -2 भी हो सकता है। ये आपने याद, एक ये वाला यूनिट याद रखना है और ये वाला 2 यूनिट आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब आपसे MCQs किस तरह पूछा जाएगा, आपने के की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। इसकी FR² Q1 Q2 के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन 10 - 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -स्क्वायर। आपने इस वैल्यू को, के की इस वैल्यू को याद करना है, ये ठीक है, ये वैल्यू याद करनी है। यह वापस कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब सवाल किस तरह आता है, आपसे पूछा जाएगा 2 प्रोटॉन्स हैं, क्या है, 2 प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम लॉ क्या होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कूलम लॉ की वैल्यू क्या है। आपसे पूछा जाएगा एक प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास जो है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के दरमियान कूलम का कौन सा फार्मूला बनता है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान कूलम का क्या फार्मूला बनता है। इसी तरह से ये पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन के दरमियान कौन सा बन सकता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान कौन सा फार्मूला बन सकता है। अब इसका आप किस तरह जवाब दोगे, ये भी चार्ज, 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 ये भी चार्ज। तो ये सारे आपके पास चार्ज बार, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे बताएं कि किसके पास चार्ज नहीं होता, वो कौन सा जिसका कोई चार्ज ही नहीं होता। इसका चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो कूलम लॉ जो है ना किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर के जिनके ऊपर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर होगा। जब ये 2 एक जैसे होते हैं, याद रखें, जब 2 एक जैसे जब एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो उसके लिए कूलम लॉ इस तरह होता है, F = K Q1 R²। सिमिलर चार्ज MCQs आ जाते हैं ना, सिमिलर Q1² / R², ये सिमिलर चार्ज के लिए यूज होता है, चाहे वो प्लस है चाहे वो प्लस माइनस है, ठीक है। या इस माइनस है, फायदा भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो फिर आपने ये यूज करना है। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है फिर भी आपने ये यूज करना है। लेकिन एक प्लस है और दूसरा माइनस है, डिसिमिलर चार्ज है, 2 मुख्तलिफ हैं, तो फिर आपने क्या करना है, 2 वाला इस तरह यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, या उसको बिठा के एक Q1 हो जाएगा Q2। जब डिफरेंट चार्ज होते हैं तो ये फार्मूला यूज होता है, लेकिन जब सेम चार्ज होते हैं तो फिर कौन सा यूज होगा, तो F = कांस्टेंट Q1 Q2, ये डिफरेंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होगा। F = कांस्टेंट Q1
Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सेम चार्जेस के लिए प्लस और प्लस के लिए, ये किसके लिए प्लस और माइनस के लिए, आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो होता है वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, इसके लिए आर कैप यूज़ किया जाता है, ये आर कैप डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने कूलम लॉ का पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका मतलब है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये भी आप इसका एंड प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी अब इसके एक ओपन करना है, इसके अंदर काफ़ी MCQs हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसको आपने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि एक F इज इक्वल टू के, ठीक है, Q1 है Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ये के है, तो के किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को मैं जब इसके अंदर पुट करूंगा, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जब इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। समझ आ गई आपको। अब आपको ये सोचना है कि ये 4 पाई क्या चीज़ है, ये क्या है, 8 पाई क्यों नहीं है, 10 पाई क्यों नहीं है, 6 पाई क्यों नहीं है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर आपने सोचना है कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी क्या स्टोरी है, अब इनके बारे में आपने किस तरह समझना है। आपने ये समझना है कि मिसाल के तौर पर देखें, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, इसका मतलब है कि ये इसको 2 पाई, ठीक है, ये इसको कहा जाता है 2 पाई, तो उसका मतलब 2 पाई का मतलब होता है कि इस डायमीटर का हाफ, इस तरह 2 पाई, इसको भी डायमीटर का हाफ, इसका मतलब 2 पाई, तो ये हमारे पास असल में टोटल मिला के 4 पाई मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब 4 पाई जो है ना कॉमन चीज़ होती है, पाई मतलब अंदर का एरिया, ठीक है, अंदर का एरिया, तो 4 पाई का मतलब है 2 चार्ज हैं और 2 चार्जों को 4 पाई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अभी देखें, अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान जो खाली जगह होती है ना, खाली जगह, तो जो खाली जगह, इस खाली जगह को एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस या परमिटिविटी भी कहा जाता है, परमिटिविटी का मतलब इजाज़त देने वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ परमिटिविटी मतलब खाली, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास मिसाल के तौर पर एक मार्कर ये है, ठीक है, दूसरा मार्कर ये है, अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर मैं ये कप रख देता हूँ, कप, तो अब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, अब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये कप है, वो कप गुड कंडक्टर नहीं है, इसमें कंडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर इन दोनों को हटा के इनकी जगह मैं दरमियान में बैटरी रख देता हूँ, ये बैटरी, अभी अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब है कि 2 चार्जेस के दरमियान, मिसाल के तौर पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के दरमियान आपने लकड़ी को रखा तो क्या होगा, प्लस। अगर मैं इन दोनों के दरमियान लोहे को रखूंगा तो फिर क्या होगा, अगर इन दोनों के दरमियान जो है मैं प्लास्टिक को रखता हूं तो क्या होगा, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जिधर आपके पास आयरन होगा, लोहा, ओस्पना, हमेशा बिजली किस में से गुजरती है, आयरन के बीच में से, लकड़ी में से नहीं गुजरती है। तो कूलम लॉ कहता है कि 2 चार्जेस के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, दरमियान में लकड़ी पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, लो पड़ा है, या इसके अंदर ग्लास पड़ा है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से किस में ज़्यादा बिजली पास होगी, तो आपने कहना है कि वो आयरन में। अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा पूछता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस है, अब इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है, तो अभी इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान मैंने क्या रख लिया, इन दोनों के दरमियान मैंने लोहे को रख दिया, आयरन को रख दिया, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा होगी कि यहाँ पे, इधर ज़्यादा इसलिए होगी कि आयरन पड़ा है, वो आयरन के अंदर चार्ज मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चार्जेस की तादाद जब बढ़ जाती है, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, जितने बंदे ज़्यादा होते हैं उतना काम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है यहाँ भी जगह खाली है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसका मतलब है अगर प्लस और माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, और इनके दरमियान जो है ना मैं ग्लास को रखता हूँ, शीशे का ग्लास रखता हूँ,
तो कोई कंडक्शन नहीं होती है। अगर इनके दरमियान मैं खाली हवा रखता हूँ, कंडक्शन होती है, कशिश हो रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान मैंने अगर वुड रख दिया तो नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कि अब मिसाल आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, आपके पास F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज हैं आपके पास, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, वो R² है, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान खाली जगह है? क्या इनके दरमियान शीशे का कोई गिलास पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान कोई आयरन पड़ा है, लोहा पड़ा है? क्या इनके दरमियान कोई कंडक्टर पड़ा है? क्या इनके दरमियान कोई रेत है? या क्या इनके दरमियान कोई पत्थर पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान कोई ईंट पड़ी हुई है? तो इसका मतलब है दो चार्जेस के दरमियान आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पड़ा हुआ है। अगर वो कंडक्टर है तो कंडक्शन होगी, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो बेजान है, उसमें अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो फोर्स नहीं होगी। समझ आई आपको? आपने ये याद रखना है। इफ़ अगर जो है फोर्स, अगर चार्ज 2 टाइम हो जाते हैं, कितने? 2 टाइम। अगर चार्ज 2 टाइम हो जाते हैं तो फोर्स पर क्या असर पड़ता है? ये सवाल अगर आ जाए, इफ़ चार्ज इज डबल, चार्ज को डबल किया जाए, चलो मैं डबल करता हूँ, चार्जेस को डबल कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। मैंने चार्जेस को डबल कर दिया, K मतलब 2 डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू R² इज इक्वल टू 2 and 2 क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको आप डबल करोगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, ये कम होगा तो फिर ये भी कम होगा। आगे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो फासला जो है ना, फासला जो रेडियस है, रेडियस अगर उस रेडियस को 2 टाइम मैंने बढ़ा दिए, 2 टाइम ज़्यादा कर दिए, अगर दो चार्जों के दरमियान फासले को 2 गुना ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा? 2 गुना ज़्यादा आप दूर हो गए हो, किसी वाईफाई राउटर से दूर हो गए हो, तो आपकी कितनी गुना फोर्स कम हुई है? 4 गुना कम हुई है। कैसे कम हुई है? आप पहले फार्मूला लिखोगे, 2 टाइम, क्या लिखा है? 2 टाइम। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो उल्टा होता है किसके? फासले की। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर 2 2 4, तो 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी, 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। अगर आपको वो कहे कि इफ द रेडियस, अगर कितना 10, इफ रेडियस इज डिक्रीज 3 टाइम, अगर फासले को 3 टाइम कम किया गया, व्हाट हैपन, क्या होगा कूलम फोर्स को? क्या होगा? तो फोर्स इस यूनिवर्सिटी R² के बराबर है। F इज इक्वल टू 1/R, 3 टाइम, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फोर्स 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है आप जितना नज़दीक जाओगे उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना दूर जाओगे तो कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे 9 आता है ना, इसका मतलब है आपके अगर 3 टाइम करता हूँ यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 9 टाइम ये जो है फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम। यहाँ तक आपको समझ आ गई? इसका मतलब मैंने कूलम लॉ से रिलेटेड आपको सारी बातें समझाई हैं, अब इसको आपने गौर से सुनना है। थैंक यू। आपसे MCQs किस तरह पूछा जाएगा? आपने K की जो वैल्यू है वो याद रखनी है, इसकी F/R² Q1 Q2 K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन 10 माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस स्क्वायर। आपने इस वैल्यू को, K की इस वैल्यू को याद करना है, ये ठीक है, ये वैल्यू याद करनी है। यह वापस कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब सवाल किस तरह आता है? आपसे पूछा जाएगा 2 प्रोटॉन्स हैं, क्या है? 2 प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम लॉ क्या होता है? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कूलम लॉ की वैल्यू क्या है? आपसे पूछा जाएगा एक प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास जो है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान कूलम का कौन सा फार्मूला बनता है? तीसरा आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान कूलम का क्या फार्मूला बनता है? इसी तरह से ये पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन के दरमियान कौन सा बन सकता है? इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है,
तो इनके दरमियान कौन सा फार्मूला बन सकता है? अब इसका आप किस तरह जवाब दोगे? ये भी चार्ज, 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 तो ये सारे आपके पास चार्ज बार, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे बताएं कि किसके पास चार्ज नहीं होता, वो कौन सा जिसका कोई चार्ज ही नहीं होता? इसका चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो कूलम लॉ जो है ना किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? उनके ऊपर के जिनके ऊपर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर होगा। जब ये दो एक जैसे होते हैं, याद रखें, जब दो एक जैसे जब एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो उसके लिए कूलम लॉ इस तरह होता है, F = K Q1 R²। सिमिलर चार्ज MCQs आ जाते हैं ना, सिमिलर Q1² डिवाइड बाय R², ये सिमिलर चार्ज के लिए यूज होता है, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो प्लस माइनस है, ठीक है। या इस माइनस माइनस है, फायदा भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो फिर आपने ये यूज़ करना है। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है फिर भी आपने ये यूज़ करना है। लेकिन एक प्लस है और दूसरा माइनस है, डिसिमिलर चार्ज है, दो मुख्तलिफ हैं, तो फिर आपने क्या करना है? 2 वाला इस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? या उसको बिठा के एक Q1 हो जाएगा Q2। जब डिफरेंट चार्ज होते हैं तो ये फार्मूला यूज होता है, लेकिन जब सेम चार्ज होते हैं तो फिर कौन सा यूज़ होगा? तो F = कांस्टेंट Q1 Q2, ये डिफरेंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होगा। F = कांस्टेंट Q1 डिवाइड बाय R², सेम चार्जेस के लिए, प्लस और प्लस के लिए। ये किसके लिए? प्लस और माइनस के लिए। आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो होता है वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, इसके लिए R यूज़ किया जाता है। ये R डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने कूलम लॉ का पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका मतलब है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ये भी आप इसका एंड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी अब इसके एक ओपन करना है, इसके अंदर काफ़ी MCQs हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसको आपने कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि एक F = K, ठीक है, Q1 है Q2 डिवाइड बाय R², इक्वेशन नंबर 1, ये K है, तो K किसके बराबर है? 1/4π ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को मैं जब इसके अंदर पुट करूँगा, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? जब इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो F = 1/4π ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। समझ आ गई आपको? अब आपको ये सोचना है कि ये 4π क्या चीज़ है, ये क्या है, 8π क्यों नहीं है, 10π क्यों नहीं है, 6π क्यों नहीं है, ε0 क्या चीज़ है। इन चीज़ों के ऊपर आपने सोचना है कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी क्या स्टोरी है, आप इनके बारे में आपने किस तरह समझना है। आपने ये समझना है कि मिसाल के तौर पर देखें, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। इसका मतलब है कि ये इसको 2π, ठीक है, ये इसको कहा जाएगा 2π। तो उसका मतलब 2π का मतलब होता है कि इस डायमीटर का हाफ, इस तरह 2π, इसको भी डायमीटर का हाफ, इसका मतलब 2π। तो ये हमारे पास असल में टोटल मिला के 4π मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब 4π, पाई जो है ना कॉमन चीज़ होती है, पाई मतलब अंदर का एरिया, ठीक है, अंदर का एरिया। तो 4π का मतलब है 2 चार्ज हैं और 2 चार्जों को 4π कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अभी देखें, अभी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान जो खाली जगह होती है ना, खाली जगह, जो खाली जगह, इस खाली जगह को ε0 कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस या परमिटिविटी भी कहा जाता है, परमिटिविटी का मतलब इजाज़त देने वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ परमिटिविटी मतलब खाली, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास मिसाल के तौर पर एक मार्कर ये है, ठीक है, दूसरा मार्कर ये है। अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर मैं ये कप रख देता हूँ, कप, तो अब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये कप है, वो कप गुड कंडक्टर नहीं है, इसमें कंडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर इन दोनों को हटा के इनकी जगह मैं दरमियान में बैटरी रख देता हूँ, ये बैटरी, अभी अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब है कि 2 चार्जेस के दरमियान, मिसाल के तौर पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के दरमियान आपने लकड़ी को रखा तो क्या होगा? प्लस। अगर मैं इन दोनों के दरमियान लोहे को रखूंगा तो फिर क्या होगा? अगर इन दोनों के दरमियान जो है मैं प्लास्टिक को रखता हूं तो क्या होगा? ठीक है,
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जिधर आपके पास आयरन होगा, लोहा, ओस्पना, हमेशा बिजली किस में से गुजरती है? आयरन के बीच में से, लकड़ी में से नहीं गुजरती है। तो कूलम लॉ कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है? दरमियान में लकड़ी पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, लो पड़ा है, या इसके अंदर ग्लास पड़ा है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से किस में ज़्यादा बिजली पास होगी। तो आपने कहना कि वो आयरन में। अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा पूछता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है। तो अभी इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान मैंने क्या रख लिया? इन दोनों के दरमियान मैंने लोहे को रख दिया, आयरन को रख दिया। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा होगी कि यहाँ पे? इधर ज़्यादा इसलिए होगी कि आयरन पड़ा है, वो आयरन के अंदर चार्ज मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चार्जेस की तादाद जब बढ़ जाती है, चार्ज की तादाद बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। जितने बंदे ज़्यादा होते हैं उतना काम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है यहाँ भी जगह खाली है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसका मतलब है अगर प्लस और माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, और इनके दरमियान जो है ना मैं ग्लास को रखता हूँ, ग्लास, शीशे का ग्लास रखता हूँ, तो कोई कंडक्शन नहीं होती है। अगर इनके दरमियान मैं खाली हवा रखता हूँ, कंडक्शन होती है, कशिश हो रही है। लेकिन इन दोनों के दरमियान मैंने अगर वुड रख दिया तो नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि अब मिसाल आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, आपके पास F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन। दो चार्ज हैं आपके पास, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, वो R² है। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान खाली जगह है? क्या इनके दरमियान शीशे का कोई गिलास पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान क्या है कोई आयरन पड़ा है, लोहा पड़ा है? क्या इनके दरमियान कोई कंडक्टर पड़ा है? क्या इनके दरमियान कोई रेत है? या क्या इनके दरमियान कोई पत्थर पड़ा हुआ है? क्या इनके दरमियान कोई ईंट पड़ी हुई है? तो इसका मतलब है दो चार्जेस के दरमियान आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पड़ा हुआ है। अगर वो कंडक्टर है तो कंडक्शन होगी, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो बेजान है, उसमें अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो फोर्स नहीं होगी। समझ आई आपको? आपने ये याद रखना है। इफ़ अगर जो है फोर्स, अगर चार्ज 2 टाइम हो जाते हैं, कितने? 2 टाइम। अगर चार्ज 2 टाइम हो जाते हैं तो फोर्स पर क्या असर पड़ता है? ये सवाल अगर आ जाए, इफ़ चार्ज इज डबल, चार्ज को डबल किया जाए, चलो मैं डबल करता हूँ, चार्जेस को डबल कर रहा हूँ। F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। मैंने चार्जेस को डबल कर दिया, K मतलब 2 डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 = R², 2 and 2 क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको आप डबल करोगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, ये कम होगा तो फिर ये भी कम होगा। आगे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो फासला जो है ना, फासला जो रेडियस है, रेडियस, अगर उस रेडियस को 2 टाइम मैंने बढ़ा दिए, 2 टाइम ज़्यादा कर दिए, अगर दो चार्जों के दरमियान फासले को 2 गुना ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा? 2 गुना ज़्यादा आप दूर हो गए हो, किसी वाईफाई राउटर से दूर हो गए हो, तो आपकी कितनी गुना फोर्स कम हुई है? 4 गुना कम हुई है। कैसे कम हुई है? आप पहले फार्मूला लिखोगे, 2 टाइम, क्या लिखा है? 2 टाइम। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो उल्टा होता है, किसके? फासले की। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर 2 2 4, तो 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी, 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। अगर आपको वो कहे कि इफ द रेडियस, अगर कितना 10, इफ रेडियस इज डिक्रीज 3 टाइम, अगर फासले को 3 टाइम कम किया गया, व्हाट हैपन, क्या होगा कूलम फोर्स को? क्या होगा? तो फोर्स इस यूनिवर्सिटी R² के बराबर है। F = 1/R, 3 टाइम। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फोर्स 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है आप जितना नज़दीक जाओगे उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना दूर जाओगे तो कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे 9 आता है ना, इसका मतलब है आपके अगर 3 टाइम करता हूँ यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 9 टाइम ये जो है फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम। यहाँ तक आपको समझ आ गई? इसका मतलब मैंने कूलम लॉ से रिलेटेड आपको सारी बातें समझाई हैं। अब इसको आपने गौर से सुनना है। थैंक यू।